जोड़ों का दर्द बहुत बड़ी समस्या होती है, खास करके जब इंसान का एज 45-50 के ऊपर जाने लगता है तो फिर बहुत सारे जोड़ों में दर्द होने लगता है। हेलो, मैं डॉक्टर कामरान खान, निदान कुटीर डायबिटीज भागलपुर से। 12 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाते हैं। यानी इसमें जोड़ों के दर्द के मुतालिक जितनी बातें हैं उसके लिए जागरूकता अभियान, उसका निदान, उसका ट्रीटमेंट, उसका प्रिकॉशन, ये सब हम लोग बताते हैं। मैंने पिछले वीडियो में गॉटी आर्थराइटिस के बारे में शॉर्ट वीडियो में बताया था कि गॉट, जिसको गठिया कहते हैं, ये एक तरह का आर्थराइटिस है और ये यूरिक एसिड बढ़ने से होता है और यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जोड़ के बीच में जमा हो जाते हैं। उसके कारण पेन होता है, सूजन हो जाता है, फीवर भी आ जाता है। तो उसका इलाज भी मैंने बताया था कि कैसे प्रोटीन के खाने को रिस्ट्रिक्ट करते हैं और हम लोग यूरिक एसिड कम करने वाली दवाइयाँ देते हैं। उसके अलावा भी कुछ जोड़ों के दर्द होते हैं जिसमें मोस्ट कॉमन है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस मेनली एज आने पे होता है, 50 के बाद हो सकता है और ये वेट बियरिंग जॉइंट्स को ज़्यादा हैं अफेक्ट करते हैं, जैसे घुटने हो गए, एंकल हो गए या रिस्ट हो गया या एल्बो हो गया, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ज़्यादा कॉमन ये ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट एंड हिप जॉइंट में होता है। इसका कारण डिजेनरेशन है। जॉइंट्स के बीच के जो मेम्ब्रेन होते हैं, जो फ्लूइड होते हैं, वो डिजेनरेट करने लगते हैं और जॉइंट स्पेस कम होने लगता है, जिसकी वजह से दो बोन्स के बीच रगड़न पैदा होती है और दर्द होता है। मुड़ता नहीं है जॉइंट, जिसे हम लोग रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट कहते हैं, या रेंज ऑफ मोशन उनका है वो कम हो जाता है। ज़्यादा जितना घुमा सकते हैं जोड़ को, जितना फैला सकते हैं, वो नहीं कर पाते। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का सिम्टम्स शुरू में हल्के हल्के दर्द से शुरू होता है, फिर ये बढ़ता जाता है और धीरे धीरे ये क्रिपलिंग हो जाता है। फिर आदमी को चलने में परेशानी होती है, उसका गेट, उसका पोस्चर सब गड़बड़ाने लगता है। मेनली नी जॉइंट में अफेक्ट होता है ये, और आजकल तो नी जॉइंट्स का रिप्लेसमेंट होने लगा है, बायलैटरल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट हो जाता है, जिसके बाद से आसानी होती है लोगों को चलने में। लेकिन बहुत लोग नहीं करा पाते नी जॉइंट रिप्लेसमेंट, खास करके डायबिटिक पेशेंट में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। इसलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ट्रबलसम सिम्टम है। और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि शुरू से ही वेट पे ध्यान रखा जाए ताकि जोड़ों पर बहुत ज़्यादा वेट ना हो, और एक पर्टिकुलर एज आने के बाद बहुत ज़्यादा जॉइंट का यूज़ नहीं करें। जितना चलने के कहा गया है उतना ही चलें, जितना आपको एक्सरसाइज कहा गया है उतना ही करें। उससे ज़्यादा करेंगे तो जॉइंट्स घिसेगा और जॉइंट्स के बीच की स्पेस कम होगी और ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होगा। यही केस फीमेल में भी ऐसे ही होता है। वेट ज़्यादा होता है, उन पे जॉइंट्स, नी जॉइंट्स भी अफेक्टेड हो जाते हैं और हिप जॉइंट भी अफेक्टेड हो जाता है। इसके लिए हम लोग एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी रिकमेंड करते हैं। साथ साथ ऐसी एनाल्जेसिक या ऐसी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जिसका कि साइड इफेक्ट नहीं हो, वो हम लोग देते हैं। हाई डोज पैरासीटामोल 1000 ग्राम के डोज में, या जो ऐसे एनाल्जेसिक हैं जो किडनी पर दुष्प्रभाव नहीं डालते, लीवर पर नहीं डालते, ट्रेमाडोल ग्रुप की दवा, वो हम लोग देते हैं। लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन है जॉइंट को रिप्लेस करना। ऐसे रेंज थोड़ा कम रहेगा, पेन हल्का रहेगा, तो आप इसको ले जा सकते हैं। लेकिन आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट थेरेपी इज़ द फाइनल सॉल्यूशन। उसको आखिरी उपाय जो है उसका, वो जॉइंट को बदलना ही है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट अर्थराइटिस है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन होता है जिसमें जो जॉइंट्स के बीच के सिनोवियल मेम्ब्रेन है, जो लुब्रिकेंट प्रोवाइड करती है, जो जॉइंट्स को स्मूथली घुमाती है दो हड्डियों को एक दूसरे पे, वो डैमेज होने लगती है ड्यू टू एंटीबॉडीज फॉर्मेशन। वो एंटीबॉडीज हम लोग देखते हैं आरए फैक्टर करा के। आरए फैक्टर अगर पॉजिटिव है तो जॉइंट्स रूमेटॉइड अर्थराइटिस कंफर्म हो जाता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में, ऑलमोस्ट 40% केसेस में, सिम्टम्स पे हम लोगों को डायग्नोसिस करनी होती है, क्योंकि आरए फैक्टर निगेटिव भी होता है उसमें। ऐसे में हम लोग उस कंडीशन को सीरो निगेटिव रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहाँ होता है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस पहले छोटे जॉइंट्स में इन्वॉल्व होता है। ये उंगलियों के बीच की जॉइंट्स, इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स, रिस्ट जॉइंट या एल्बो जॉइंट, मल्टीपल जॉइंट्स, कई जॉइंट्स एक साथ इन्वॉल्व होंगे और इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। और सो के उठने के बाद या रेस्ट करने के बाद ये पेन बढ़ जाता है, जिसे अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस कहते हैं।
सो के उठने के बाद मरीज बताते हैं कि 20 से 25 मिनट वो कुछ नहीं कर सकते। जिनको बहुत ज़्यादा होता है, फीमेल्स, वो कंघी भी नहीं कर पाती हैं, वो खाना नहीं बना पाती या कोई भी अपना बेसिक टूथब्रश नहीं कर सकती। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं, ये रूमेटाइड अर्थराइटिस की तरफ सिम्टम्स ले जाता है। अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो कुछ दिनों के बाद उंगलियां टेढ़ी होने लगती हैं। आपने बहुत लोगों को देखा होगा जिनकी उंगलियां और जो रिस्ट जॉइंट है, कलाई की जॉइंट, वो टेढ़ी होके वो एक डिफॉर्मिटी हो जाती है, जिसको हम लोग स्वान नेक डिफॉर्मिटी कहते हैं, यानी बत्तख की गर्दन के जैसा वो पिक्चर हो जाता है। तो रूमेटाइड अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट भी काफ़ी एग्रेसिव होता है। इसमें कई क्लास के ड्रग्स चलते हैं, जिसमें हम लोग डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट्स जो डमार्ड्स होते हैं वो देते हैं, साथ में स्टेरॉइड देते हैं, एनाल्जेसिक देते हैं। साइड इफेक्ट्स भी हैं इसका, लेकिन इसका ट्रीटमेंट कुछ हद तक पॉसिबल है। एक बार जॉइंट्स पेन कम हो जाए, एक बार वो एंटीबॉडीज का बनना बंद हो जाए, तो फिर कुछ दिन तक वो रेमिशन की अवस्था में रहता है, बहुत हल्का पेन रहता है और जॉइंट्स का डिस्ट्रक्शन भी नहीं होता। रोमेटाइड अर्थराइटिस अगर किसी को है तो उसको और भी बीमारियां ऑटो इम्यून होने का खतरा हो जाता है, जैसे कि थायराइडाइटिस, हाशिमोटोज थायराइडाइटिस हो सकता है उनको, एसएलई हो सकता है, टाइप 1 डायबिटीज डेवलप कर सकता है, या फिर उनको लंग्स में भी प्रॉब्लम होते हैं जिसको अल्वेलाइटिस कहते हैं, खांसी होने लगती है। तो रोमेटाइड अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है, यंगर एज ग्रुप में होता है, 40 से नीचे हो सकता है ये, और इसको मेल के मुकाबले फीमेल्स में ज़्यादा होता है। और इसके ट्रीटमेंट में हम लोग बहुत सारी दवाइयाँ एक साथ चलाते हैं। ये एक ऐसी आर्थराइटिस है जो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट डिमांड करती है, सब लोग उसको नहीं ट्रीट करते हैं, तो इसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। इसमें कई टेस्ट करवाया जाता है, रोमेटाइड फैक्टर टेस्ट कराया जाता है, एंटी-सीसीपी कराया जाता है, और सी रिएक्टिव प्रोटीन हम लोग देखते हैं कि इन्फ्लेमेशन कितना है, एएनए कराते हैं, ये बहुत सारी एंटीबॉडीज हम लोग कराते हैं। उसके बाद डायग्नोसिस बनाते हैं रोमेटाइड अर्थराइटिस का। उसके अलावा गॉटी अर्थराइटिस हमने बता दिया कि यूरिक एसिड बढ़ने से और उसके क्रिस्टल्स के डिपॉजिट होने से गॉटी अर्थराइटिस होता है, और उसका इलाज ये है कि यूरिक एसिड के लेवल को कम किया जाए और प्रोटीन इनटेक्स को कम किया जाए। तो कुल मिला के अर्थराइटिस एक ऐसा प्रॉब्लम है जो मिड एज से लेके एल्डरली पर्सन्स, करीब करीब सारे लोग अफेक्टेड हैं। और इसका जो मुख्य कारण है, फॉर्मेटिव ईयर्स थे, जवानी के दिन थे, या यंग में, यूथ में हमने ध्यान नहीं रखा, जॉइंट्स को ओवर यूज किया हमने, और हमने कोई परहेज नहीं की। और डायबिटीज के साथ साथ ये है कि ये फ्लेयर हो जाता है, ये एग्रेवेट हो जाता है। क्योंकि डायबिटीज के साथ बहुत सारे जॉइंट्स प्रॉब्लम अलग से होते हैं, जिसे पेरी आर्थराइटिस कहते हैं, जो शोल्डर में हो सकते हैं, नेक जॉइंट में हो सकते हैं। तो ये सारे जॉइंट्स के जो सिम्टम्स हैं वो डायबिटीज पेशेंट को ज्यादा होंगे, और ऑस्टियोआर्थराइटिस के भी सिम्टम्स ज्यादा होंगे। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज भी है, रोमेटाइड अर्थराइटिस है, ऐसे में स्टेरॉइड का यूज हम लोग नहीं कर सकते रोमेटाइड अर्थराइटिस में, तो हो सकता है कि वो बहुत जल्दी रिलीफ नहीं हो। अभी इस रोमेटाइड अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में बहुत सारी एडवांसमेंट आ रहा है, रिसर्च आ रहा है, और बहुत सारे बायोलॉजिकल एजेंट्स भी आ गए हैं मार्केट में, जिससे कि इस पे बहुत काम किया जा सकता है। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस जो डिजेनरेटिव कंडीशन है, जो एज की वजह से होता है, उसमें अभी हम लोग फिलहाल बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं है, सिवाय ये कि जॉइंट्स बदला जाए या फिर उसको हल्का फिजियोथेरेपी या एनाल्जेसिक पे मेंटेन किया जाए। तो ये 3 तरह के जो आर्थराइटिस हैं, गॉटी अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रोमेटाइड अर्थराइटिस, ये 90% अर्थराइटिस के रीजन हैं। और सभी लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए कि टाइम पे डायग्नोसिस हो जाए, टाइम पे प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, प्रॉपरली एक्सरसाइज हो, डाइट प्रॉपर हो, ब्लड शुगर कंट्रोल हो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो, और अनाल्जेसिक का अब्यूज ना हो। बाहर से अनाल्जेसिक लेके नहीं खाना है, वरना किडनी पे असर होगा। इसलिए जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं उतनी ही दवा ली जाए। उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती होगी, और आप मेरे चैनल को देखते रहें। हम लोग रोज कुछ न कुछ इशू पे बात करते रहेंगे। धन्यवाद।